हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? तैयारी कैसी चल रही है? तो लास्ट क्लास में हमने जब मेंस की आंसर राइटिंग शुरू करी थी, ठीक है, तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था जुडिशरी की थीम। ठीक है, अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। एनजैक क्या है? ठीक है, कोलिजियम क्या है? वो कोलिजन के फेवर में और कोलिजन के अगेंस्ट क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जुडिशियल अपॉइंटमेंट के अंदर बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंटमेंट होते हैं। ठीक है, जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं। जब भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट की बात आएगी, उसी समय दो बातें और निकल के आएंगी। सबसे पहले तो चार केसेस आते हैं। कोई बताएगा ये चार केसेस का नाम? फर्स्ट जज केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, जब भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट की बात आएगी, ये चार जजेस केस की बात निकल के मेंशन कहीं ना कहीं होगा ही होगा। ठीक है, अब आप मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं एज्यूम करके चलूंगा कि बेसिकली यू नो हाउ दे आर अपॉइंटमेंट, हाउ जजेस आर अपॉइंटमेंट। ठीक है, व्हाट इज फर्स्ट जजेस केस, व्हाट इज सेकंड जजेस केस, व्हाट इज थर्ड जजेस केस एंड व्हाट इज फोर्थ जजेस केस। मेरे को ये मैं ये समझ के चलूंगा कि आपको ये बेसिक्स आपके क्लियर हैं, क्योंकि हम मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, हम प्री की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो फर्स्ट जजिस केस के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन पास किया, तो उन्होंने साफ बोला कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट होगी, वो जजेस की अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव के द्वारा होगी। एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हमने पहले भी यही फर्स्ट जजेस केस के अंदर भी यही निकल के आया। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द अल्टीमेट पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज इज विथ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट। ठीक है, द अल्टीमेट पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज इज विथ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उसके बाद बट आफ्टर दैट केम सेकंड जज केस। सेकंड जज केस के अंदर क्या निकल के आया कि कोलिजियन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर कोलिजियन सिस्टम के अंदर क्या हुआ? एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, दैट इज एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ कोलिजियम। ठीक है, इस सेकंड जज केस के अंदर निकल के आया कि कोलिजन सिस्टम होना चाहिए, और जो भी जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंट हो रहा है, शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ कोलिजियम। ठीक है, अब कोलिजियम क्या होता है ये तो मेरे हिसाब से हर बच्चे को पता होगा। ठीक है, कोलिजियम क्या होता है? मुझे बताएगा कोई? फटाफट कमेंट करो, कोलिजियम क्या होता है? या पॉलिटी की आंसर राइटिंग करो, कोलिजियम नहीं पता होगा? ठीक है, कोलिजियम इज बेसिकली अ ग्रुप which includes CGI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चार सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चारों मिलके एक नाम की डिस्कशन करते हैं। ये नाम आगे प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया जाता है और प्रेसिडेंट उसी को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली द कोलिजियम डिसाइड द नेम। कोलिजियन एक नाम की डिस्कशन करता है, कोलिजियन नाम फाइनल करता है, वही नाम आगे एग्जीक्यूटिव को फॉरवर्ड किए जाते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड किए जाते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कोलिजियम द एग्जीक्यूटिव अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। ठीक है, यहां तक समझ आया? एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है यहाँ पे। मेकिंग इंडिया ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द जजेस ओनली। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंडिया पूरे वर्ल्ड का इकलौता देश है जहां पे जजेस आर अपॉइंटमेंट बाय द जजेस ओनली, मतलब जजेस ही दूसरे जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट तो एग्जीक्यूटिव का यानी कि प्रेसिडेंट का, रिकमेंडेशन तो कोलिजियम की है, और कोलिजियम के अंदर क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चार सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बैक पावर जो है, पीछे से जो पावर है, वो कोलिजियम के पास है नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज चूज करने के लिए। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर हुई?
तो अब जब रिसेंटली आप सबने न्यूज में देखा होगा कि एक हाई कोर्ट के जज थे दिल्ली में, उनके घर से काफी सारा बर्न कैश मिला, ठीक है। जब उनके घर से बर्न कैश मिला तो कहीं ना कहीं फिर से एन जैक की एक ना तरह से डिमांड उठी गई। एन जैक क्या होगा बताता हूं मैं अभी, ठीक है। एन जैक की डिमांड कहीं ना कहीं फिर से निकल के आई, ठीक है। एन जैक जो पहले 2015 के अंदर आ चुका है 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, तो रिसेंटली जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है और यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, उन दोनों ने एनजैक की कहीं ना कहीं बोला डिमांड फिर से रखी कि एनजैक होना बहुत जरूरी है, तभी हम जजेस की अपॉइंटमेंट को ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और एकदम करप्शन फ्री रख सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया? तो बेसिकली एनजैक क्या था? एनजैक ये बनाया गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। ये बनाया गया थ्रू 99 अमेंडमेंट एक्ट 2014, यानी कि एनडीए वन के टाइम जब नरेंद्र मोदी की पहली बार गवर्नमेंट बनी, तो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 2014 के अंदर एन जैक बनाया गया, ठीक है। ये बनाया गया था टू रिप्लेस कोलिजियम, ठीक है। और इसके अंदर वो क्या रखा गया था, सीजीआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके मेंबर होंगे, दो सीनियर जजेस, एक यूनियन लॉ मिनिस्टर, साथ में दो एमिनेंट पर्सन्स, मतलब कि दो नामी लोग, चाहे वो लीडर ऑपोजिशन हो या कोई एमपी हो, दो एमिनेंट पर्सन, साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दो सीनियर जजेस और सुप्रीम कोर्ट, साथ में यूनियन लॉ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये सब मिला के एक एनजैक बनता, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 के अंदर पास किया था कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ कि 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच की जजेस ने ये जो एनजैक था डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, ठीक है। उन्होंने इसको एनजैक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद एनजैक को जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 से लाया गया था उसको कहीं ना कहीं रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अभी जब मुद्दा हुआ, ये जब हाफ बर्न कैश मिला एक हाई कोर्ट के जज के घर से, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एनजैक को फिर से लाने की डिमांड उठी, ठीक है। बट जो 5 बेंच की जज थी, उन्होंने ये सुप्री एनजैक को हटाया क्यों? उनका मेन रीजन क्यों था? अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसीलिए डिक्लेयर किया गया, ठीक है, क्योंकि उनके हिसाब से ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टर्ब कर रहा था। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट फॉलोड, ठीक है। अब बेसिक वॉयलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ क्यों? एक तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब उनके हिसाब से जो जुडिशरी थी वो इंडिपेंडेंट ना रही थी, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती, तो इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए, जुडिशरी की पावर को इंटैक्ट रखने के लिए, तो ये उन्होंने बोला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, तो इसकी वजह से एनजैक को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे उन्होंने दूसरा क्या बोला कि जो सेकंड जो है वो है कि जो प्राइमेसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, प्राइमेसी ऑफ सीजीएआई। प्राइमेसी क्या होगी, जैसे कि आप समझो कि मानो कि कोलिजियम इकट्ठा हुआ है, ठीक है। मान लो कोलिजियम इकट्ठा हुआ है, यानी कि 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस, साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो बैठ के एक नाम के ऊपर अपॉइंटमेंट और नाम के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि इसको हमने आगे जाके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, ठीक है। तो देयर इज अ डिस्कशन गोइंग ऑन अ नेम। तो मानो कि जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, दे एग्री ऑन अ नेम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो 4 जजेस एक नाम पे एग्री कर गए, बट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ही डिसएग्रीज, और ही और शी डिसएग्रीज, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हिसाब से वो नाम आगे लायक नहीं है रिकमेंड करने के लिए, उनको लगता है कि बंदा इतना कैपेबल नहीं है, तो वो नाम आगे रिकमेंड नहीं किया जाएगा। अगर 4 जजेस उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास मेजोरिटी है, 4 जजेस सपोर्ट कर रहे हैं, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहीं ना कहीं मना कर दिया, तो वो नाम आगे रिकमेंड प्रेसिडेंट को नहीं किया जाएगा फॉर द अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो प्राइमेसी हुई उसके बाद कहीं ना कहीं वीटो आ गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ये, ठीक है। मतलब कि उनके पास एक अनबाइंड पावर आ गई कि वो किसी का भी नाम रिकमेंड या रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर चाहे 4 जजेस को, बाकी के 4 जजेस को वो नाम अप्रूव हो या ना हो, उनकी अप्रूवल हो या ना हो अपॉइंटमेंट के लिए, प्राइमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की जो सीजीआई है उनके पास कहीं ना कहीं है, मतलब उनके पास एक वर्चुअल वीटो है, वीटो पावर है एक नाम डिसाइड करने की। तो जब ये एनजैक बना तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जो प्राइमेसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइमेसी खत्म हो जाएगी, इस वजह से उन्होंने बोला कि जो ये एनजैक है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक तो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी नहीं रहेगा, दूसरा प्राइमेसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खत्म हो जाएगी, ठीक है। समझ आया यहां तक, मजा आ रहा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, 23 जून से यानी मंडे से हमारा करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जून। तो जून के अंदर जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनका एक प्रॉपर एनालिसिस, आंसर राइटिंग में कैसे यूज करने हैं, कौन सी लाइन कहाँ यूज करनी है, सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा फ्रॉम द मंथ ऑफ जून के 23 जून से हमारा बैच शुरू हो रहा है। तो ठीक है, फटाफट इनरोल करो। इनरोल कहाँ पे करना है? www.krishnaias.in पे, ठीक है। जिसके अंदर हफ्ते के अंदर 2 लेक्चर्स होंगे, ठीक है। साथ में आपको पर्सनल मेंटोरशिप दी जाएगी और सारे डाउट्स लाइव आके सॉल्व किए जाएंगे एक बच्चे के, ठीक है। मतलब पूरे महीने के जो करंट अफेयर्स हैं ये डेली न्यूज एनालिसिस की तरह नहीं होगा कि आपने न्यूज़पेपर की कटिंग निकाली उसमें से समझा दिया, ऐसा नहीं। प्रॉपर हिंदू, कुरुक्षेत्र, जितने भी पूरी प्रॉपर न्यूज को, चाहे GS1, GS2, GS3, सारी न्यूज को एनालिसिस करके आंसर राइटिंग में कैसे यूज करना है उसके साथ एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो फटाफट इनरोल करो, मंडे को मिलते हैं इस क्लास में लाइव। अब इसके बाद आते हैं जो आर्ग्यूमेंट्स थे इन फेवर ऑफ कोलिजियम, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ गया कि वी माइट गेट अ सेंस दैट कोलिजियम सिस्टम एलिगेटेड द पावर टू इटसेल्फ, ठीक है। हमें कहीं ना कहीं ये सेंस आया जो कोलिजियम सिस्टम था उसने कहीं ना कहीं पावर को खुद के साथ दे दिया, ठीक है। इसमें यही लिखा हुआ है सबसे पहले, द सेकंड जजिस केस डिड नॉट इनफेस द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। बट हमें क्या लगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की जब जजमेंट आई है, सेकंड जज इस केस के बाद जो जजमेंट आई, तो कोलिजियम सिस्टम ने सारी पावर खुद को दे दी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का कोई रोल बचा नहीं। अब आगे जाके जुडिशरी जो है वो अपनी जजमेंट दे रही है, बट वो अपनी जजमेंट से कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में सक्सेसफुल हो पा रही है, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करने की जिम्मेदारी है वो है एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। जो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि जो 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 भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होगी वो एग्जीक्यूटिव करेगी, बट जुडिशरी जो अमेंडमेंट का जिसके पास हक नहीं है वो कहीं ना कहीं अपनी जजमेंट से कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव से उसने पावर ले ली और वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में साबित हो गए, कहीं ना कहीं अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ। जुडिशरी ने क्या बोला? जुडिशरी ने इसका आंसर ये दिया कि जब पहले भी, जब सेकंड जजिस केसेस से पहले भी जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से आप चलते थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम के हिसाब से चलते थे, उसके अंदर भी जो लास्ट पावर थी वो एग्जीक्यूटिव के पास ही, एग्जीक्यूटिव नेम अपॉइंट करता था, ठीक है। अभी भी क्या है, जो कोलिजियम है वो नाम डिसाइड करेगा, आगे एग्जीक्यूटिव ही उसको अपॉइंट करेगा, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द जजेस, ठीक है। बट सेकंड जजेस के उसने सेकंड जजेस की वजह उसने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी लॉ को उन्होंने डिलीट या अमेंड नहीं किया, ठीक है। उसने क्या बोला कि बेसिकली इन केस ऑफ स्टेलमेट, स्टेलमेट यानी कि स्टेलमेट यानी कि डेडलॉक, मतलब जहां पे डेडलॉक आ जाएगा, जहां पे कोई भी नाम नहीं हो पाएगा, वहां पे कोलिजियम जो नाम रिकमेंड करेगा उस केस में वही प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ कोलिजियम ये हुआ कि उसने एग्जीक्यूटिव का रोल को, सिग्निफिकेंस को वही बना के रखी, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव भी उस नाम को अपॉइंट कर रहा है, ठीक है। और जो प्राइमेसी ऑफ द जज है, ठीक है, जो वो भी कहीं ना कहीं मेंटेन हो रही है साथ में। जहां पे स्टेलमेट आता है यानी कि डेडलॉक आता है, उस केस में जो कोलिजियम ने नाम रिकमेंड किया तो वो होगा, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट में हमने आगे देखेंगे कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, जो उससे पहले भी सेकंड जजिस केसेस से पहले भी और फर्स्ट जज की जजमेंट के बाद जो प्रेसिडेंट था वो नाम अपॉइंट करते थे, नाम को वही फाइनल अपॉइंटमेंट देते थे जजिस को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो। बट उसमें भी ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वही नाम आगे प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते थे, वही नाम को वो अपॉइंट किया जाता था। बस क्या हुआ कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह एक कोलिजियम सिस्टम आ गया। तो उसने ये फेवर कोलिजियम सिस्टम के आर्ग्यूमेंट इसी इसके फेवर में आया कि जो पहले भी था वो कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नाम रिकमेंड करते थे, फाइनल जो नाम किया जाता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के बाद ही किया जाता। तो अभी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह कोलिजियम आ गया। तो कोलिजियम ने कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान था उसको चेंज नहीं किया, ठीक है। जो कोलिजियम सिस्टम था जैसे चलता आ रहा था उसे सिस्टम वैसे ही चलने दिया, बट कहीं ना कहीं बस उसने चीफ जस्टिस की जगह एक कोलिजियम सिस्टम ले आए, ठीक है। अब जो
आगे इसके अंदर जो थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है, एंड द लास्टली द पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर precluded the executive from having the final word in appointment. ठीक है, the primacy of judges is necessary entailed in the constitution of judicial independence and is therefore the basic part of the constitution. ठीक है, अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके दो बेसिक पार्ट क्या है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जजेस केसेस के अंदर ये बोला कि बेसिक, जो एनजैक सुप्रीम कोर्ट ने जब रिजेक्ट किया तो उसने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर की वायलेशन हो रहा है। उसका बेसिक स्ट्रक्चर वायलेशन कैसे था कि एक तो जुडिशरी के पास इंडिपेंडेंट पावर नहीं थी। ठीक है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव तीनों की अपनी एक इंडिपेंडेंट पावर है। जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट होगी तब भी तो वो बिना करप्ट हुए अपनी पावर का सही यूज कर पाएगी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर चेक रख पाएगी। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये एक तो सेपरेशन ऑफ पावर और एक चेक एंड बैलेंसेस। ठीक है, जब जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव अगर जुडिशरी के जजेस अपॉइंट कर रही है तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस तो कहीं ना कहीं खत्म हो गई ना। तो वो इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए एक कोलिजियम सिस्टम का होना जरूरी था। ठीक है, अब आर्टिकल 124 है। आर्टिकल 124 क्या कहता है कि एवरी जजेस शुड बी अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124 के अंदर ही लिखा हुआ है। तो इसके अंदर हमने बस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा हुआ है उसी का पालन हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यू आर्टिकल 124 के हिसाब से एक नेम रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को और वही आगे जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाता है बाय द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यहां तक समझ आया। प्राइमेसी ऑफ जजेस मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का, मान लो कोई कोलिजियम इकट्ठी हो रही है, कोलिजियम इकट्ठी होकर जब नाम को अपॉइंट की डिस्कशन हो रही है तो उसमें अगर चार जजेस एक नाम पे सहमति बना रहे हैं, एक नाम का अप्रूवल दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर उनकी हाँ है तभी वो नाम आगे रिकमेंड होता है, अगर उनकी ना है तो वो नाम आगे नहीं जाता। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है इंडिपेंडेंट के लिए। आप एग्जीक्यूटिव को विशियस पावर नहीं दे सकते। ठीक है, जुडिशरी शुड हैव द फाइनल कॉल। ठीक है, फाइनल कॉल जुडिशरी की होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहां तक समझ आएगा, इस मजा आ रहा है। अब 1998 के अंदर एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या होता है, आपने रिसेंटली अभी भी देखा होगा 2025 के अंदर ही जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने अभी रिसेंटली एक 14 क्वेश्चन की लिस्ट भेजी थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को। उन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी वेयर दे issued a guideline to president or governor under which they have to clear the bill, ठीक है, अंडर लिमिटेड टाइम। तो उन्होंने एक, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसके अंदर केवला गवर्नर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी जो प्राइम प्रेसिडेंट है या जो गवर्नर है उनको एक लिमिटेड टाइम के अंदर बिल के ऊपर अपना डिसीजन लेना है। ठीक है, तो उस केस में ये निकल के सामने आया, उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से डॉक्टर डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस यूज करते हुए 14 क्वेश्चन की लिस्ट भेजी थी और वही प्रेसिडेंशियल रेफरेंस उन्होंने 1998 के अंदर यूज किया था। ठीक है, 1998 के अंदर जब उन्होंने वही प्रेसिडेंशियल रिव्यू यूज किया, उन्होंने पूछा हाउ टू, सुप्रीम कोर्ट से पूछा हाउ टू अपॉइंट एन जज। ठीक है, तो उस समय जस्टिस JS वर्मा थे। ठीक है, उन्होंने बोला कोलिजियम लीड टू रिडक्शन इन जुडिशियल वैकेंसीज। ठीक है, जो जस्टिस JS वर्मा ने बोला कि जुडिशियल वैकेंसी के अंदर कहीं ना कहीं जुडिशियल वैकेंसीज कम होंगी। अब देखो एग्जीक्यूटिव के पास पावर है, ठीक है, जजेस अपॉइंट करने की। जब एग्जीक्यूटिव का पावर है जजेस अपॉइंटमेंट करने की तो कहीं ना कहीं डिले आता है, डेडलॉक हो जाते हैं। ठीक है, स्टेलमेट की सिचुएशन आती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वैकेंसी बढ़ती जाती है, जो जजेस के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, उसकी वजह से पेंडेंसी ऑफ द केस इंक्रीज होती है। जब पेंडेंसी ऑफ द केस इंक्रीज होगी तो फ्री, फास्ट, स्पीडी ट्रायल, फेयर ट्रायल हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जस्टिस JS वर्मा ने बोला टू के कहते हैं अगर जुडिशियल को ढंग से काम करना है, जुडिशरी को अगर स्पीडी फेयर ट्रायल देने हैं तो कहीं ना कहीं जुडिशियल वैकेंसीज को जल्दी से जल्दी फिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद एक निकल के ये आते हैं कि जो एनजैक था, एनजैक के अंदर क्या बोला कि यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे। ठीक है, साथ में 2 एमिनेंट पर्सन होंगे ऑफ द एनजैक। ठीक है, अब यूनियन लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन, अब ये तो पॉलिटिकली वो हुए, पॉलिटिकली ओपन लोग हुए ना, जो पॉलिटिकल से एग्जीक्यूटिव है, पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में मेंशन है ना, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वर्ड यहाँ पे, कि ये जो लोग पॉलिटिकली लिंक्ड हैं। ठीक है, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट देम टू बी फेयर। वो तो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो कहीं ना कहीं उनको आगे जाके बेनिफिट दें। ठीक है, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर द कलीजियम टू शेयर देयर विजडम विद द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लोग। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट फॉर द collegium to share their appointment
विजडम विद द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पीपल इन इंडिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लोगों के साथ अगर अपना विजडम शेयर करेगी कोलिजियम, तो वो कहीं ना कहीं इसका विशेष फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि बिगेस्ट लिटिगेंट इंडिया के अंदर कौन है? यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इफ दे अपॉइंट देयर फेवरेट जजेस इट विल लीड टू द नो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। ठीक है, वी एक्सपेक्ट फ्रॉम जुडिशरी टू सेव गार्ड आवर राइट्स। ठीक है, एंड ओनली कैन बी डन बाय द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, यहां तक समझ आया सब? अगर हमें जुडिशरी को फेयर रखना है, सब कुछ ठीक रखना है, तो कहीं ना कहीं हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत जरूरी है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी तभी होगी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लोग जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं करे। ठीक है, यहां तक समझ आएगा इस? तो अभी तक हमने यूनियन जज, पहले हमने पढ़ा कि 4 जजेस केस के अंदर एनजैक क्या था, एनजैक की डिमांड की उठी। ठीक है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ कोलिजन। ठीक है, अब जब भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो इन द फेवर तो हमें डिस्कस करना ही है, बट उसके अगेंस्ट क्या क्या आर्ग्यूमेंट है? बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है, बीइंग अ फ्यूचर फ्यूचर कहीं ना कहीं, या फ्यूचर में आगे जाके एक आप एक ऑफिसर बनोगे, कंट्री को रन करोगे, ठीक है, एक गवर्नमेंट की सिस्टम का पार्ट पढ़ोगे, तो आपके दोनों पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि आपका आर्ग्यूमेंट इन फेवर क्या है, आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट क्या है। तो अब आगे चलते हैं, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द कोलिजियम। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर साफ ये बोला गया कि जब आगे जाके कौन जुडिशरी को अगर हमने पावर दे दी जजेस अपॉइंट करने की, तो ठीक है, जुडिशरी क्या बनेगी? जुडिशरी बन जाएगी सुपर लेजिस्लेचर। सुपर लेजिस्लेचर का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो एग्जीक्यूटिव का पावर है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, ठीक है, तो जुडिशरी के पास वो पावर आ जाएगी। जुडिशरी अपनी जजमेंट से कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर पाएगी। ठीक है, अपनी जजमेंट वो ऐसे सुनाएगी जहां पे वो उसकी वजह से एग्जीक्यूटिव को चेंजेस लाने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो सुपर लेजिस्लेटर एक्ट करने शुरू कर देगी। मतलब एक अपर पार्लियामेंट हो गया, बड़ा पार्लियामेंट हो गया, खुद के अंदर एक अपना इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट बन गया जुडिशरी, जो अपनी जजमेंट से कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के और लेजिस्लेचर के डिसीजन को चेंज कर पाएगी, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं ना कहीं अमेंडमेंट ला पाएगी अपनी जजमेंट की वजह से। तो ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट था, इसलिए ये पावर तो दी गई, ये एग्जीक्यूटिव को पावर दी गई कि वो अपने जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जजेस होंगे वो एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेगा। ठीक है, बट सेकंड जजेस केस आने के बाद ये पावर एग्जीक्यूटिव से कहीं ना कहीं छिन गई। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द कॉलेजियम सिस्टम हुआ। इसमें एक लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन आप लिख सकते हो, मैसिव पावर टू जुडिशरी इट विल लीड टू टायरनी ऑफ अनइलेक्टेड ओवर इलेक्टेड। ठीक है, टायरनी ऑफ अनइलेक्टेड ओवर इलेक्टेड, मतलब कि जो इलेक्टेड लोग हैं, अब जो जुडिशरी के, अब जो एग्जीक्यूटिव के अंदर लोग हैं या जो लेजिस्लेचर के अंदर लोग हैं, वो इलेक्ट होके आए हैं, लोगों ने अपने वोट दिए हैं, तभी वो जाके हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले पा रहे हैं, हमारे बिहाफ पे कानून बना पा रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये जुडिशरी अगर सुपर लेजिस्लेचर बन गई तो वो कहीं ना कहीं अपनी चलाएगी, जो एग्जीक्यूटिव है लेजिस्लेचर के ऊपर एग्जीक्यूटिव की चलनी शुरू हो जाएगी। तो इस लाइन को बोला गया थायरेनी ऑफ अनइलेक्टेड ओवर इलेक्टेड, यानी कि अनइलेक्टेड की मनमानी इलेक्टेड के ऊपर। ठीक है, ये लाइन आपकी मेंस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड जजिस केस के अंदर सुपर लेजिस्लेचर कहीं ना कहीं क्रिएट हो गया। ठीक है, अब सुप्रीम जब कॉन्स्टिट्यूशनल ने ये पावर दी गई जुडी एग्जीक्यूटिव को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये पावर दी एग्जीक्यूटिव को जजेस अपॉइंट करने की फॉर चेक एंड बैलेंसेस। ठीक है, अगर सेपरेशन ऑफ पावर हमारे पार्लियामेंट के अंदर इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर अगर बेसिक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर का कौन पार्ट है, तो कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंसेस भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो सेपरेशन ऑफ पावर होने के लिए चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए। जैसे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के अंदर चेक रखता है, वैसे एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के ऊपर चेक रखना भी बहुत जरूरी है। अगर एक दूसरे के ऊपर चेक रखेंगे तभी फेयरली काम हो पाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन गेव द पावर टू एग्जीक्यूटिव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, बट जुडिशरी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजिंग ए जजमेंट। ठीक है, तो सुपर लेजिस्लेचर एक्ट करना लग जाएगा। समझ आया? ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, हाउ फार डू यू एग्री दैट द एनजेसी वॉलेटेड द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। ठीक है, इसमें आपने हमने अभी तक जो क्वेश्चंस हम मेंस के करते हैं उसमें हम आर्ग्यूमेंट देते हैं इन फेवर या अगेंस्ट, दोनों आंसर लिखते हैं, फिर साथ में बाद में कंक्लूजन। इसमें आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ हाउ फार डू यू अग्री, तो आपको पूरी पूरी अपनी अंदर मेंशन, इसका आंसर के अंदर मेंशन करना है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट, कि आपको क्या लगता है एनजेक कितना वायोलेट किया इंडिपेंडेंस जुडिशरी को। ठीक है,
तो ये आंसर आप फटाफट नोट डाउन, इसका आंसर लिखो, ठीक है, और आप हमें मेल करो इसका आंसर मुझे लिख के, मंटाला विवेक, लिख लो, मंटाला विवेक 23 @gmail.com। ये आंसर इस पे मेल मेल आईडी पे मुझे मेल करो, और साथ में मैं आपको नीचे हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसके अंदर मैं एक आंसर की, एक सैंपल आंसर की पीडीएफ डालूंगा, तो वहां से आप इनरोल करो, चेक करो कि आपके आंसर और मेरे आंसर में कितना डिफरेंस है। बाकी जो जो मुझे आंसर लिख के मेल करेगा उसको पर्सनली वी विल टेल कि आपका आंसर के अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है, मंटाला विवेक 23 @gmail.com। और साथ में करंट अफेयर्स का नया बैच शुरू हो रहा है 23 जून से, ठीक है, करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जून। तो फटाफट कृष्णा IAS.in पे जाओ, खुद को इनरोल करो, ठीक है, जहाँ पे पूरे महीने के, जून के अंदर जितने भी करंट अफेयर्स थे उनको एक पूरा एनालिसिस किया जाएगा, चाहे वो हिंदू के अंदर हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र के अंदर हो, ठीक है, पूरा एक मेंस का हिसाब से पूरा एनालिसिस किया जाएगा, जो आपके प्री मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से तीनों के इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी, थैंक यू।